एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैशाली और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है, जिसके बाद उसकी ननद विधि चौखट पर चावल का कलश रखकर वैशाली से गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, आइए भैया भाभी अंदर आइए। माँ की जगह मुझे आपका वेलकम करने को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ का हक लेकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं विधि, माँ 4 धाम पर गई है, क्या हुआ अगर तुमने स्वागत किया तो। और वैसे भी माँ ने कहा था कि मुहूर्त के अनुसार ही शादी करना ठीक रहेगा। हाँ दीदी, आप बुरा मत मानिए। वैसे माँ जी कब आएंगी? भाभी, माँ को कम से कम अभी 2 हफ्ते लगेंगे। अरे मैं तो आपसे दरवाजे पर ही बात करने लग गई, आप दोनों अंदर आइए। चलो चलो, जान छोटी। रुकिए भैया, मैंने सुन ली आपकी बात। चलिए जल्दी से दीजिए। क्या दूं चुड़ैल? क्या बोला आपने? चलिए अब मुझे 5000 निकाल कर दीजिए। हो, इतने ज्यादा? अच्छा, ये ज्यादा है। चलिए 10,000 निकालिए जल्दी से। अंदर आना चाहते हैं या भाभी को यहीं खड़ा रखोगे? ले गरीब, 8000 रख। दीपक जी क्यों तंग कर रहे हैं दीदी को? मान जाइए ना। अरे ये लो पूरे हैं, अब तो अंदर आने दो। जाइए एंजॉय कीजिए। इस तरह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह वैशाली जल्दी उठकर साफ सफाई, पूजा पाठ और खाना बनाने जैसे सारे काम कर लेती है और चाय बनाकर वो दीपक के पास जाती है और अपने गीले बालों से उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है, दीपक जी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग हो गई है, जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सोने दो ना यार। लगता है आप ऐसे नहीं उठोगे। ये बोलकर वो दीपक के गालों पर किस कर देती है। जैसे ही वो जा रही होती है, दीपक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है, जान, रोज मॉर्निंग किस ऐसे ही दे दिया करो, इससे मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बन जाए। अब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई हो तो मैं जाऊं? अभी मुझे दीदी को भी उठाना है। ये अजीब सी स्मेल कैसी? हाय, सब्जी जल गई। ये बोलकर वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद तीनों टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। खाना परोसकर वैशाली दोनों से बोलती है, आप दोनों चक्कर बताइए, गाजर का हलवा कैसा बना है? शक्कर ठीक तो है ना? अरे ये क्या बनाया है? अरे ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया हमारे घर में आज तक। लगता है ज्यादा अच्छा नहीं बना, मैं पहले ही दिन फेल हो गई। अरे अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हाँ भाभी, बहुत अच्छा बना है। पहले तो भैया मुझे ही कहते थे कि गाजर का हलवा मुझसे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता, और अब भाभी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज से पहले इतना अच्छा हलवा कभी नहीं बनाया। भैया भाभी का दिल रखने के लिए ये कह रहे होंगे। ऐसे ही एक शाम को वैशाली रसोई में आटा गूंद रही होती है, तभी डोरबेल बजती है और विधि को आवाज लगाकर वैशाली बोलती है, दीदी देखिए ना, बाहर दरवाजे पर कोई है, शायद पार्सल वाला होगा। मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप जाकर साइन करके पार्सल ले लीजिए। जी भाभी। विधि साइन करके पार्सल ले लेती है और पार्सल को देखकर मन में बोलती है, ओह, तो भैया ने प्यारी भाभी के लिए पार्सल भेजा है, मेरे लिए तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं भेजा। अब भाभी की वजह से दिन पर दिन भैया बहुत बदलते जा रहे हैं। लाइए दीदी, मैं कमरे में रख देती हूँ इसे। जी भाभी। वैशाली अपने कमरे में चली जाती है। तभी दीपक भी आ जाता है और खाना खाते वक्त विधि अपने भाई से कहीं बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन दीपक उसे साफ मना कर देता है। तभी वैशाली बोलती है, दीपक जी, दीदी का इतना मन है तो चलिए ना, ये मीटिंग, क्लाइंट, ये सब तो चलता ही रहता है, पर छुट्टी तो एक ही होती है ना, अब आप मना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, चल लूंगा। ठीक है विधि, हम कल घूमने जाएंगे, जहाँ तुम दोनों बोलोगे वहीं, बस। थैंक यू भैया, इसने फिर से भैया से अपनी बात मनवा ली। मैंने बोला तो भैया ने साफ इनकार कर दिया और इनके कहते ही मान गए। सच में भैया बहुत बदल गए हैं। अगले दिन ही तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो लोग साथ में घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। धीरे धीरे विधि को वैशाली से नफरत होने लगती है। वो खुद कुछ ना करके सारा काम वैशाली से ही करवाया करती। कुछ दिन बाद में उसकी सास बबीता घर वापस आ जाती है
वैशाली अपने सास के पैर छूकर उसका स्वागत करती है और उसे नींबू पानी बनाकर पिलाती है। बहू, किसी ने तुझे तंग तो नहीं किया ना? नहीं माँ जी, सब बहुत अच्छे से हो गया। दोनों ने मेरा खूब ख्याल रखा। आप बताइए, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत आनंद आया बहू, मुझे मन को शांति मिल गई। कुछ देर बाद में रसोई में काम करते हुए अचानक से वैशाली को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। बबीता तुरंत डॉक्टर को घर बुलाती है, जिसके बाद वो आकर चेकअप करके बताती है कि वैशाली प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दीपक भी अपनी पत्नी के लिए खट्टी मीठी चीजें और बच्चों के लिए टॉयज लेकर आता है। वक्त बीतता जाता है। वैशाली की प्रेगनेंसी को पूरे 8 महीने हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी विधि बोलती है, भाभी, ये कैसी रोटी सब्जी बनाई है और क्या हो गया है आपको? ऐसे तो नहीं बनाती थी। सब्जी में सिर्फ मिर्च झोंक दी है आपने। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप दही डालकर सब्जी खा लीजिए। हाँ हाँ, अब तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी दही, कभी चीनी, कभी किसी और चीज का सहारा लोगी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। विधि, ये कैसी बातें कर रही है तू अपनी भाभी से? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ऐसी स्थिति में वो काम कर रही है। अगर थोड़ी नमक मिर्च ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? हाँ हाँ, मेरा ही तो दिमाग खराब हो गया है। विधि, ये अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? अब आप भी कह लो, सबने सुना दिया। देखा भाभी, सब आपकी वजह से मुझे कितना बोल रहे हैं। ये बोलकर वो चली जाती है तो वैशाली दोनों से बोलती है, माँ जी, दीपक जी, आप दीदी की बात का बुरा मत मानिए। हो सकता है वो किसी बात से परेशान हो, इसीलिए ऐसे बोल दिया। नहीं बहू, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। भला ऐसे कौन बोलता है? हाँ वैशाली, माँ सही कह रही है। दीपक इतना बोलकर उससे प्यार से बात करने जाता है, लेकिन कमरे के बाहर आते ही वो फिर से लड़ने लगती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आखिर आपको चुगली करके क्या मिला? भाई बहन के बीच दरार डलवाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं दीदी, मैंने उनको आपके पास नहीं भेजा। वो अपने आप से गए थे। मैंने तो उन्हें बहुत रोका था। हाँ, मैं खुद आया था तेरे पास। और तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? तेरी भाभी ने कभी तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तू ऐसे कह रही है। कभी कपड़े पर, कभी कॉफी पर, और हाँ, आजकल तो खाने के पीछे भी सुना रही है। अरे कभी खुद का मन करता है कि भाभी की इस हालत में मदद कर दूं। हाँ दीपक, सही कह रहा है तू। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू बोलती क्यों नहीं है? लेकिन बेवजह बहू पर चिल्लाना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ माँ, हाँ, अब आप भी चिल्ला लो। अब बस आपकी ही तो कमी थी। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता। जब से वैशाली भाभी आई है, इन्होंने मेरे सारे हक, सारा प्यार छीन लिया है भैया से। भैया बस इनकी ही बात सुनते हैं, मेरी नहीं। वो जो बोलती है वही होता है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मैंने आप दोनों भाई बहन को कभी अलग करने के बारे में नहीं सोचा। दीपक जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाहर जोरों से बारिश होने लगती है और एम्बुलेंस भी बारिश में फंस जाती है, जिस वजह से वैशाली की डिलीवरी घर पर ही करनी पड़ती है। बबीता विधि से वैशाली की डिलीवरी की तैयारी करवाती है और उसे कमरे में ले जाकर बोलती है, विधि बेटा, जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा ले आ, खिड़की दरवाजे बंद कर दे। विधि अपनी माँ की बात सुनकर वैसा ही करती है। कुछ देर बाद में डिलीवरी हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है, जहां डॉक्टर जच्चा बच्चा को स्वस्थ बताकर उसे कुछ जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां देकर चली जाती है। तभी होश में आकर वैशाली विधि को बोलती है, थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ जी। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो ये राजकुमार इस दुनिया में नहीं आ पाता। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। अंत भला तो सब भला। ननद भाभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही साथ सब बच्चे के साथ भी खेलने लगते हैं। अन्नू और वीर की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अन्नू अपने पीरियड्स के दौरान रसोई में चली गई। ये देखकर अन्नू की सास सुमन फट से बोली, माँ के घर से कुछ सीख के आई है। अरे इतना भी नहीं जानती
कि इन दिनों में रसोई में नहीं जाते। अन्नू अपनी सास की बात सुनकर रसोई से निकल जाती है और पूजा की तैयारी करने लगती है। तभी सुमन वहाँ आ जाती है और देख के चिल्लाने लगती है, ए भगवान, इतना बड़ा अपशगुन। क्या हुआ सासू माँ? मैंने तो मंदिर बहुत मेहनत से साफ किया है। वाह, क्या बात है, पर ये साफ करके गंगा जल से पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी माँ शायद बताना भूल गई कि इन दिनों में मंदिर नहीं जाते। सासू माँ, पर आप कौन से दिनों की बात कर रही हो? मेरी माँ ने तो मुझे कभी पूजा करने से नहीं रोका, यहाँ तक कि उन्होंने कभी मेरी भाभी को भी नहीं रोका। मेरी माँ कामचोर होगी, इसीलिए कभी मना नहीं किया, पर मैं तेरी माँ की तरह नहीं हूँ। हाँ। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। अन्नू अपनी सास की बात को दिमाग से निकाल देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अन्नू का पति वीर एक नई गाड़ी खरीदता है। अन्नू गाड़ी की पूजा करके घर के सभी सदस्यों को मिठाई देती है। तभी उसकी सास गुस्से से तिलमिला के बोलती है, कुछ लाज शर्म है या धोखे पी गई? अरे एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। अन्नू को याद आ जाता है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। वो समझ जाती है कि इस बार भी उसकी सास उसे ताने मारने में कसर नहीं छोड़ेगी। वीर अपनी गाड़ी को लेकर बाहर जाता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही घर वालों को इस बात की खबर मिलती है, सुमन फिर से अन्नू पर चिल्लाने लगती है, अरे तू लक्ष्मी है या कुलच्छनी? अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई है। अरे कुछ तो शर्म कर, सारी शर्म धोके पी गई है क्या? अन्नू अपनी सास की इस बात से बहुत दुखी होती है। वो ठान लेती है कि आज के बाद पीरियड्स के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके मायके वालों पर या उस पर उंगली उठे। कुछ दिन बाद अन्नू प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अन्नू भी बहुत खुश होती है और उसकी सास सुमन भी इस बात का खास ख्याल रखती है कि उसे किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। एक दिन अन्नू अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, आपको पोता चाहिए या पोती? अरे बहू, पोती हो मेरे दुश्मनों को, मुझे तो मेरे बेटे की तरह पोता चाहिए बस। और हाँ, तू देख लियो, तुझे एक बेटा ही होगा। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं, एक बार बोल दिया ना कि पोता चाहिए तो इसका मतलब पोता ही चाहिए। अपनी सास की इस बात को सुनकर अन्नू को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि ये कैसा संसार है जहाँ बेटी के जन्म पर एक औरत ही दुख मनाती है, जबकि वो खुद भी एक बेटी है। अन्नू के मन में डर बैठ जाता है कि अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो कहीं उसकी सास उसे घर से ना निकाल दे। कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा भी आ जाती है और चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। एक दिन अन्नू की सास पड़ोस में रहने वाली पिंकी से बात कर रही थी। तभी अन्नू भी वहाँ आ जाती है। अरे बहू, अगली दुर्गा पूजा पर तो मैं तेरी बेटी को ही खाना खिलाने ले जाऊंगी। अरे पिंकी, ये कैसी बातें कर रही है? मेरी बहू तो बेटे को ही जन्म देगी। और हाँ, रक्षाबंधन पर तेरी पोती से ही राखी बंधवाऊंगी, तू देख लियो। चलो कोई नहीं, बेटा हो या बेटी, माता रानी की कृपा से बस तंदुरुस्त हो। हाँ हाँ, बेटा ही होगा और बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। तुम सब तो बस दावत खाने की तैयारी करो। सुमन की बातें सुनकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। अन्नू भी काफी सोच में डूब जाती है और मंदिर में दुर्गा माँ के सामने जाके रोने लगती है।
हे माता रानी, आप तो सब जानती हैं, ये पूरा संसार आपने ही बनाया है। फिर भी दुनिया में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन क्यों बनी बैठी है? 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं, पर बेटी को जन्म देने पर शोक मनाते हैं। एक बेटी से बेटा मांगते हैं और बेटी हो जाने पर उसे कोसते हैं। नवरात्रों का आखिरी दिन आ जाता है और सुमन पूजा के लिए कन्या ढूंढने लगती है। जब उसे कोई भी कन्या नहीं मिलती तो थक कर वो घर आ जाती है और दुर्गा माँ के सामने बोलती है, हे माता रानी, इस बार तो कोई भी कन्या ही नहीं मिल रही। इस तरह तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अब आपको ही कुछ चमत्कार दिखाना होगा। ये सुनकर अन्नू बोलती है, सासू माँ, सोचिए अगर हमारे घर में बेटी होती तो आज हम उसे भोजन करवाकर पूजा पूरी कर लेते और अगले साल भी हमें कोई कन्या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हम बेटा चाहते हैं उसी तरह दुनिया में हर कोई बेटा ही चाहता होगा। हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। एक नारी होकर भी मैं ये बात ना जान सकी कि मेरे जन्म के दौरान मेरी माँ को भी अरे ओ कलमुही, बेटी को ही जन्म देना था तो जहर खा लेती। घर वालों पर बोझ क्यों बढ़ा दिया? देखो आ गई बोझ, अब खून पिएगी, पहले हमारा फिर ससुराल वालों का। हाय रे, मेरे घर में तो मानो ग्रहण लग गया है। इस बोझ को मेरे ही घर आना था क्या? बर्बाद हो गया मैं तो। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ चुकी हूँ कि पीरियड्स में तुम्हारे खाना बनाने या पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पोते की दादी बनूं चाहे पोती की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ मेरी गलत मानसिकता का। अन्नू ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपनी सास को गले लगा लेती है और बोलती है, सासू माँ, अगर बेटी नहीं होगी तो आप जैसी सास और मुझ जैसी बहू नहीं मिलेंगी। मिलेंगे तो बस ससुर और बेटे। अन्नू की बात सुनकर सुमन बहुत हंसती है। कुछ दिनों बाद अन्नू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी को देखकर सुमन बहुत खुश होती है और घर में एक पार्टी का आयोजन करती है। ये सब देखकर पिंकी सुमन से बोलती है, अरे सुमन, तू तो पोते की रट लगा के बैठी थी, अब पोती हो जाने पर इतनी खुश कैसे हो? पिंकी बहन, अब मेरी सोच बदल गई है। मुझे पोते या पोती होने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं दादी बन गई हूँ और माँ दुर्गा की कृपा से मेरी पोती के रूप में देवी घर आई है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा एक बेहद बिगड़ैल लड़की थी। उसका रहन सहन पूरा लड़कों जैसा था। वो अपनी माँ शीला और पिता राजन की एक लौती संतान थी, जिसके कारण उसको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन आयशा कॉलेज के बाहर अपने 2 दोस्त मीनल और अनु के साथ खड़ी होकर आते जाते लड़कों को देखते हुए बोलती है, अरे यार, इस बार कॉलेज में क्या बवाल लड़के आए हैं। कसम से मन करता है उठा के घर ले जाऊं। अबे पागल, ये काम तो लड़कों का होता है और तू लड़की है, कभी तो लड़कियों की तरह बिहेव किया कर। अरे आजकल की छोरियां छोरों से कम है क्या? क्यों आयशा? ये मेरी जान ने सही पॉइंट मारा है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से 3 लड़के आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आयशा बोलती है, अरे चिकने, कहाँ जा रहा है? जरा नजर उठा के इधर भी देख ले। आयशा की ये बात सुनकर उनमें से एक सौरभ नाम का लड़का उसको बोलता है, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, जो आते जाते लड़कों को छेड़ रही हो? अरे जाने मन, भाई भी है बाप भी है, लेकिन भाई के लिए जीजा, बाप के लिए दामाद और मेरे लिए खसम की जरूरत है। बोल, बनेगा क्या? आयशा के इतना बोलते ही पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक सक्षम नाम का लड़का
आगे आकर आयशा से बोलता है। हाँ, इन लोगों की कमी तो रहेगी ही तेरी लाइफ में, क्योंकि तू लड़की होकर भी लड़कियों की तरह दिखती नहीं है, इसीलिए खुद से कोई लड़का तुझे भाव नहीं देता, तो ऐसे जबरदस्ती ही किसी को खसम बनाना पड़ेगा। क्या बोला बे साले, जानता नहीं है मुझे क्या? तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। हाँ, अपनी स्वर्ग नहीं बन पा रही तो दूसरों की तो नरक बनाओगी ही। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, लड़कियों जैसी तू है नहीं और लड़का तू बन नहीं पाएगी, इसलिए साइड हट, हमें अंदर जाना है। सक्षम सबके सामने आयशा की बेइज्जती करके चला जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने घर जाते ही कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। आयशा को ऐसे चीजों को पटकता देखकर उसकी माँ कमरे में आती है और बोलती है, अरे ये क्या गंद फैला दिया कमरे में, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे अगर रोका टोका होता तो मैं आज एक लड़के जैसे नहीं बल्कि एक लड़की जैसी दिखती। आज इस वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना है। तुझे तो मैं कहती ही थी कि बेटा थोड़ा लड़कियों की तरह रहे, उनके जैसे कपड़े पहन, पर तू तो हमारी एक भी बात नहीं मानती थी और हमारे लाड प्यार से इतना सिर पे चढ़ गई कि हमारी बात सुनना ही बंद कर दिया तूने। तो अब भुगत तू। अब सुन रही हूँ ना, इसलिए चलो मेरे साथ शॉपिंग पर, लड़कियों वाले कपड़े लाएंगे। आयशा अपनी माँ के साथ में पास के मॉल में जाती है और अपने लिए 5-6 अच्छी ड्रेसेस ले आती है। अगले दिन वो कॉलेज जाने से पहले एक अच्छी सी ड्रेस को पहनकर थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में ही सक्षम उसे देखकर बोलता है, वाह, आखिर आज ये लड़का लड़की बन ही गई। अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम्हारे ये होठ सिगरेट पी पी कर काले हो चुके हैं और लड़कियों जैसे खूबसूरत नहीं दिख रहे। यहाँ मैं तुझे इम्प्रेस करने नहीं आई, समझा? अपना रास्ता नाप। एज योर विश, बाय स्वीटहार्ट। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला जाता है, लेकिन आयशा उसकी कही बात के बारे में सोचते हुए अपने फोन के कैमरे में खुद को निहारते हुए बोलती है, क्या सच में मेरे होठ काले हो गए हैं? तभी उसके पास बैठी हुई अनु बोलती है, तू पागल है क्या? अरे एक सक्षम के कहने पे तो खुद को बदली जा रही है, जैसी है ना वैसी ही रह, समझी? नहीं आयशा, तू जो सोच रही है सही सोच रही है। अगर तू चाहती है तेरे ये होठों का कालापन चला जाए और वो भी खूबसूरत दिखे, तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बताना? लिप सर्जरी। इससे तेरे होठ अट्रैक्टिव और खूबसूरत दोनों हो जाएंगे। शाम को घर जाकर वो अपने माता पिता को लिप सर्जरी के बारे में सब कुछ बता देती है। राजन शहर के सबसे बड़े लिप सर्जन को अपनी बेटी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलवाता है, जिसके 2 दिन बाद में उसकी सर्जरी हो जाती है और आयशा के होठ बड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से बोलती है, अब वो सक्षम मुझे देखता ही रह जाएगा। ये सक्षम कौन है बेटी? बस पापा, है कोई जिसकी वजह से आपकी बेटी लड़के से लड़की बनी है। इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो बेहद सुंदर सी ड्रेस पहनकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर तैयार होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिंटू नाम का लड़का उस पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे मैडम, ये परम सुंदरी बन के कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहा हूँ, मेरा काम ही है सुंदर लड़कियों को ताड़ना और उनकी तारीफ करना। वैसे आपके ये होठ कुछ ज्यादा ही रसीले हो रहे हैं, उनको देखकर वो गाना याद आ रहा है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, दिल करता है मेरा ये रस पीले। इतना बोलकर वो लड़का आयशा का हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ सक्षम आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, साले, उसको लड़के से लड़की मैंने बनाया और इनाम तुझे चाहिए, निकल ले, वरना तुझे जो बनाऊंगा ना वो तू सोच भी नहीं सकता। मिंटू सक्षम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद मिंटू वहाँ से दुम दबा के भाग निकलता है। ये सब देखकर आयशा सक्षम से बोलती है, अच्छा जी, क्या कह रहे थे उसे? मुझे लड़के से लड़की तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरी ही बातों से हर्ट होकर तुमने खुद के अंदर की लड़की को पहचाना। पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों बदलना चाहते थे। बेवकूफ लड़की, अब भी नहीं समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ
लेकिन तुम थी कि टपोरियों की तरह लड़कों को छेड़ना, सिगरेट पीना, इस सब में लगी रहती थी। इसलिए तुमको तुम्हारे असली चेहरे से मिलवाने के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा जी, पर प्यार में किसी को बदलना थोड़ी चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ सही कहा, प्यार में एक दूसरे को बदला नहीं करते, पर गलत आदतों को तो बदला जा सकता है। और वो सर्जरी वाली बात मैंने ही तुम्हारे दोस्त के दिमाग में डाली थी ताकि तुम सिगरेट छोड़ दो। पर यार सर्जरी से तुम्हारे होठ सच में रसीले हो गए हैं, मन कर रहा है किस कर लूं। नहीं नहीं, पहले जाओ मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगो, फिर आना मेरे करीब। आयशा के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है। मतलब कि सक्षम ने पहले ही तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था जब उसने तुमको पहली बार देखा था। वो तो हमने उससे कहा कि बेटा हमारी बेटी पहले बेटी जैसी हरकतें तो करने लगे, तभी तो तुमसे उसकी शादी होगी। बस फिर क्या, खुद देखो अब सक्षम ने तुमको शक्ति कपूर से करिश्मा कपूर बना दिया। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? विल यू मैरी मी मिस आयशा? सोच के बताती हूँ। अच्छा बच्चू रुको, तुमको तो मैं बताता हूँ, उठा कर ले जाऊंगा, समझी? आयशा सक्षम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उसकी फैमिली दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।